अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो गायनी के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिनाइन और मैलिग्नेंट कंडीशन। ओवरी की भी पढ़ेंगे, यूट्रस की भी पढ़ेंगे और इसी तरह सर्विक्स की भी पढ़ेंगे। ओवरी की जो मैलिग्नेंट कंडीशन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिनाइन के अंदर अगर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट कोई चीज़ बताऊँ तो नंबर 1 चीज़ यहाँ पे बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, पेल्विक मैसेस और पेल्विक मैस की डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो मुझे याद है मेरी ऑस्की में एक स्टेशन था, एक उन्होंने वही मैनिकन रखा हुआ था, उसके पेट में जो है वो हमें एक मैस फील हो रहा था। तो उस टाइम फिर जो एग्जामिनर थे उसके क्वेश्चंस थे कि क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं और किस तरह से इनको डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो पेल्विक मैस की डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो आपको आने चाहिए, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर कुछ बिनाइन कंडीशंस हैं और बिनाइन कंडीशन ऑफ ओवरीज के बाद यानी बिनाइन ट्यूमर्स के बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी आपको बहुत दफ़ा ये चीज़ बता चुकी नहीं हूँ कि जब यूट्रस का कोई भी एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्राइन कैविटी के अलावा कहीं पड़ा हुआ है तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, यानी एक्टोपिक यूट्रल टिश्यू या एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्रस के अलावा ओवरीज में, ट्यूब्स में, पेल्विस में, एब्डोमिनल कैविटी में कहीं पड़ा होगा तो इस कंडीशन को एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एंडोमेट्रोसिस पढ़ेंगे। एंड देन अगर एक पेशेंट जो है वो क्रॉनिक पेल्विक पेन यानी पेल्विक पेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक वुमेन है वो कह रही है डॉक्टर साहब 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से 6 महीनों से पेल्विक पेन है। तो क्रॉनिक पेल्विक पेन के क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस या कॉजेज हो सकते हैं? एंडोमेट्रोसिस है, एक्यूट पेल्विक पेन एंड देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पेल्विक मैस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, लेकिन अगेन मैंने सारा पढ़ाना है तो हम बिनाइन कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। बिनाइन कंडीशन के अंदर आपकी जो ओवरीज हैं उनमें सिस्ट्स बनी हुई हो सकती हैं, सो सिस्ट्स की बात करेंगे। फिर एपिथेलियल और सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल या ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स की बात करेंगे। देन एंडोमेट्रोसिस और क्रॉनिक पेल्विक पेन की तरफ डिस्कशन जाएगी। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट, हाँ जी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो टॉपिक है क्या? हमारा टॉपिक है बिनाइन कंडीशंस ऑफ ओवरी। ठीक है, बिनाइन कंडीशंस ऑफ ओवरी एंड पेल्विस, यानी ओवरी एंड पेल्विस की कुछ बिनाइन कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। सबसे पहले वो कहता है कि अगर आपके पास जो पेशेंट है उसको बिनाइन डिजीज़ ऑफ ओवरी से अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि जितनी भी बिनाइन डिजीज़ की पेशेंट होती है ना, यानी ओवरी के अंदर कोई भी मसला चल रहा है तो मोस्ट कॉमनली वुमेन आपके पास कैसे प्रेजेंट करती है? तो बिनाइन कंडीशन की जो डायग्नोसिस होती है वो यूजुअली वुमेन की कंप्लेंट्स के ऊपर ही की जाती है। और किन कंप्लेंट्स के साथ अगर वो आएगी तो हमें लग सकता है कि ओवरी का कोई बिनाइन इशू चल रहा है। मोस्ट कॉमन उसकी यही कंप्लेन होगी एक्यूट या क्रॉनिकली पेल्विक पेन है। ठीक है, सो पेल्विक पेन के साथ अगर एक वुमेन आ रही है तो मेरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ओवरी की बिनाइन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नंबर 1। नंबर 2 कंप्लेन ये हो सकती है कि वो कहे कि डॉक्टर साहब मुझे फील हो रहा है कि मेरे पेट में ना कोई मैस है, प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन कोई मैस है। ठीक है, तो ये जो एब्डोमिनल मैस है ना बेटे, इसके बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। पहले हम इनकी बात करते हैं और फिर हम आपके बुक वाइज जो है वो इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि बिनाइन कंडीशन ओवरीज की डायग्नोज होती हैं अगर वुमेन आती है एक्यूट या क्रॉनिक पेल्विक पेन या एब्डोमिनल मैस के साथ। ठीक है, अब जो एब्डोमिनल मैस है अगर मैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करूं तो एब्डोमिनल मैस का मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। सबसे पहले हम गायनेकोलॉजिकली देख लेते हैं, चूँकि हम गायनी पढ़ रहे हैं तो गायनेकोलॉजिकली हम लोग देख लेते हैं कि एक अगर मैस है तो गायनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैस क्या हो सकता है। सबसे पहली बात वो कह रहा है कि ये मैस जो है कोई भी बिनाइन या मेलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। ठीक है, सो ओवेरियन सिस्ट है तो मे भी इसलिए फील हो रहा है कि कोई मैस है। या उसके बाद बेटे हमारे पास पैरा ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, ओवेरियन या पैरा ओवेरियन, जो पैरा ऑफ्रोन से मेरा ख्याल है अराइज होती है। या समटाइम ऐसे हो सकता है ये सिस्ट है और इसकी जब टॉर्जन हुई हुई है ना, जैसे टेस्टिस की मोस्ट कॉमनली टॉर्जन के बारे में आपने सुना होगा, तो वो एज अ मैस आपको फील हो सकता है। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मैस पेट में कब फील होता है? जब प्रेगनेंसी है। इसी तरह अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ट्यूब्स में है या कहीं और है तो वो भी एक मैस की तरह आपको फील होती है। इसी तरह ट्यूबल कोई मेलिग्नेंसी है, यानी आपकी जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं इनके अंदर कोई मेलिग्नेंसी ग्रो कर रही है तो ट्यूबल मेलिग्नेंसी की जो सेंसेशंस हैं पेशेंट को वो भी ऐसी आ सकती हैं कि पेट में कोई मैस है। ठीक है, या ट्यूब्स के अंदर अगर हम कहें फ्लूइड जमा हुआ है, हाइड्रोसेल्फिंक्स का पेशेंट है या सेल्फिनिक्स है, यानी कि जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर जो है वो पस पड़ी हुई है तो भी वो हैवी और एक मैस की सेंसेशन दे रही होंगी। इसी तरह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर फाइब्रॉइड है, ठीक है, अगर यूट्रस के अंदर नीचे जो यूट्रस है इसके अंदर फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है तो वो भी एक मैस की सेंसेशन देगा। यूट्राइन मेलिग्नेंसी है ना, तो यूट्राइन मेलिग्नेंसी में भी पेशेंट को सेंसेशन ऐसे आती हैं कि बहुत ज़्यादा बॉगी और बल्कि यूट्रस है और ऐसे लग रहा है अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है,
सो ये जो बॉगी एंड बल्की यूट्रस है एडिनोमायोसिस में हो सकता है, एंडोमेट्रियल ट्यूमर में हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह लास्ट चीज़ जो है कोई भी ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस है तो ये आपको ऐसे फील हो सकता है कि कोई मैस पड़ा हुआ है, ठीक है, या ओवेरियन ट्यूमर्स हैं तो भी ऐसे लग सकता है। अब जो मैस होता है उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम कहते हैं कि कुछ जीआईटी रिलेटेड कॉजेज़ भी आ सकते हैं कि आपको ऐसे लगे कि मैस है, जीआईटी का कोई मसला चल रहा होगा। क्या जीआईटी का मसला होगा? अगर जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, कंटेंट रिटेन हो रहा होगा और मैस फील हो रहा होगा, या इसी तरह अगर आपने पीड्स में बहुत ज़्यादा कॉमन पड़ा होगा इंटरसेप्शन है या कोई मेलिग्नेंसी है जीआईटी ट्रैक की वो, या फिर डाइवर्टिक्यूलोसिस है, डाइवर्टिक्यूलास बना हुए हैं तो वो भी आपको मैस लाइक सेंसेशन देते हैं और इनका ओरिजिन जीआईटी होता है। यूरोलॉजिकली भी आपके पास पेल्विक मैस जो है उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ सकता है, यानी मैस फील हो रहा है लेकिन डायग्नोसिस पे पता चला हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हो सकता है कि कोई रीनल क्या ब्लैडर जो है उसके अंदर स्टोन्स हैं तो रीनल एंड ब्लैडर स्टोन्स जो है वो भी एक मैस की सेंसेशन दे सकते हैं, या अगर उनकी मेलिग्नेंसी है, ठीक है, सो स्टोन या मेलिग्नेंसी भी आपको क्या दे सकते हैं उसकी सेंसेशन, या फिर अगर एक जो है वो पेल्विक किडनी प्रेजेंट है तो वो भी एक मैस की सेंसेशन इन द पेल्विक रीजन पेशेंट को दे रही होगी। उसके बाद वो कहते हैं बेटे कुछ अदर रीजंस भी हो सकती हैं। अदर में वो कहता है कि लिम्फोमा हो गया या सॉस मसल जो है उनके अंदर एब्सेस बनी हुई है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सॉस मसल एब्सेस बनी हुई है तो ये सारी चीज़ें आपको एक पेल्विक मैस की सेंसेशन देती हैं और पेल्विक मैस की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये सब आता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है एक पेल्विक में मैस फील हो रहा है तो आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है, तो आपने बताना है गायनेकोलॉजिकली मोस्ट कॉमनली आपके जहन में आ जाए आपके प्रेगनेंसी है, टॉपिक प्रेगनेंसी है, फाइब्रॉइड है, या यूट्राइन मेलिग्नेंसी है, या ओवेरियन सिस्ट है, या ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस है, ठीक है। जीआईटी रिलेटेड ये बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन या डाइवर्टिकुलोसिस या इंटरसेप्शन हो सकता है। यूरोलॉजिकली ये रीनल ब्लैडर के मैलिग्नेंसी या स्टोन्स हो सकते हैं, या लिम्फोमा या सॉस मसल एब्सेस भी हो सकती है, ठीक है। सो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये सारे के सारे आने चाहिए। सो अब हम वापस आ जाते हैं ओवरी की बिनाइन कंडीशंस के ऊपर। सो ओवरी की बिनाइन कंडीशंस बेटे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और ओवरी की बिनाइन कंडीशंस में हमने कहा कि मोस्टली ये कंडीशन तब डायग्नोज होती हैं जब आपके पास जो वुमेन है वो आती है। क्यों वुमेन आती है? उसको ये मसला है कि एक्यूट पेल्विक पेन है या क्रॉनिक पेल्विक पेन है, या फिर हमने कहा कि पेशेंट जो है वो आ सकती है आपके पास एक मैस की सेंसेशन के साथ, ठीक है। तो ओवरी का कोई बिनाइन डिजीज़ हो सकता है। अब वो कहता है कि अगर ओवेरियन ट्यूमर है, ठीक है, अगर ओवेरियन ट्यूमर है तो ओवेरियन ट्यूमर का जो इंसिडेंस है ना वो वेरी करता है एज के साथ, ठीक है। और एज की वेरिएशन के साथ उसने इसको फर्दर क्लासीफाई कर दिया। वो कहता है कि ओवेरियन ट्यूमर डिपेंडिंग अपॉन एज डिफरेंट तरह के, या ओवेरियन जो बिनाइन कंडीशंस है वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन एज। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो आपके पास नंबर 1 क्या हो सकती हैं? फंक्शनल सिस्ट्स हो सकती हैं। नंबर 2 क्या हो सकता है? ओवरी के अंदर जर्म सेल जो हैं उनके ट्यूमर्स हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर 3 क्या हो सकता है कि आपके पास बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर, वैसे ये मैलिग्नेंट भी होते हैं लेकिन वो हम मैलिग्नेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर भी हो सकते हैं। तो फंक्शनल सिस्ट सबसे ज़्यादा किस एज ग्रुप में कॉमन है? बहुत ज़्यादा जो यंग लेडीज़ हैं, यानी अभी बिल्कुल उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है, या एडोलेसेंस यानी प्यूबर्टी वाले लेवल पे, या फिर आपकी जो भी रिप्रोडक्टिव एज है यानी 25 से लेके 45 तक। तो रिप्रोडक्टिव एज में भी फंक्शनल सिस्ट मोस्टली कॉमन है। जर्म सेल ट्यूमर स्किन में होते हैं, ये भी यंग गर्ल्स में ही होते हैं 20 to 40s में। 20s में इनका जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर्स के बारे में हमने याद रखना है, ये बूढ़ी औरतों में होते हैं, पोस्ट मीनोपॉजली होते हैं, ठीक है। सो पोस्ट मीनोपॉजली एल्डर वुमेन में बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर की रेशो ज़्यादा है। तो हमने कहा जो बिनाइन कंडीशन है ओवरी की, उनका इंसिडेंस या उनकी जो प्रेवलेंस है वो एज डिपेंडेंट होती है। यंग एडोलेसेंस या रिप्रोडक्टिव एज में फंक्शनल सिस्ट, या बहुत यंग लेडीज़ में जर्म सेल ट्यूमर्स, या अगर एपिथेलियल मसले हैं तो वो पोस्ट मीनोपॉजली जाके आते हैं। अब अगर एक वुमेन आ रही है पेल्विक पेन के साथ और आपको लग रहा है कि कोई बिनाइन कंडीशन है ओवरी की, चूँकि ये बिनाइन वाला चैप्टर है, तो डायग्नोसिस के लिए आपके पास डिफरेंट मार्कर्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप डायग्नोसिस बना सकते हो। नंबर 1 बेटे आप ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हो। नंबर 2 जाहिर है, एक तो नंबर 1 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स के ऊपर ही डीडीज़ बन जाते हैं। उसके बाद ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी भी की जा सकती है। ट्रांस एब्डोमिनल उनके लिए प्रेफर होती है जिनकी भी शादी नहीं हुई, अनमैरिड है, हाइमन रप्चर ना हो, क्योंकि ये भी एक टिपिकल थॉट है, ठीक है। लेकिन ट्रांसवजाइनल जो कि
मैरिड है उनके लिए हम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फर्दर कंफर्म करने के लिए CT MRI करना होता है और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो ट्यूमर के बायोमार्कर्स आपको पता होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वहाँ से बहुत ज़्यादा MCQ आते हैं। उसके अलावा आप CP कर सकते हो ताकि आप WBC और C रिएक्टिव प्रोटीन्स वगैरह देख सको किसी भी इन्फेक्शन को या अपेंडिसाइटिस को या ट्यूबोवेरियन एब्सेस को रूल आउट करने के लिए। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ या स्ट्रेटजीज़ हैं। सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि पेशेंट के क्या सिम्टम्स हैं और उस बेस पे हमारे क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। नंबर 1 वो कहता है